नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2 का पार्ट 4। भैया देखने से पहले भैया कौन सा पार्ट देखना पड़ेगा? पार्ट 3। अगर आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ आता है तो तभी आप पार्ट 4 पे आइएगा, वरना पार्ट 4 समझ ही नहीं आएगा। पार्ट 3 में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था भाई, अगर आपको याद हो पार्ट 3 में एक क्वेश्चन दिया था। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर भाई। पार्ट 3 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी 5 ईयर प्लान के बाद हमने अपनी 1 ईयर्स यानी एनुअल प्लान्स को चालू किया था। तो भैया हमने एनुअल प्लान्स, हमने 2 एनुअल प्लान्स करी, वो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान्स के बाद आती है। आंसर है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। आपको पता है, देखो जी, प्लानिंग हमने कब से स्टार्ट करी? 1951 से 56 में हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान होती है। 56 से हमारी 61 में सेकंड 5 ईयर प्लान होती है। 61 से 66 में ये हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान होती है बच्चों। बट इसी टाइम पीरियड में 62 में हम एक लड़ाई लड़ते हैं चाइना के खिलाफ, 65 में हम एक लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और 65 में ही 64-65 में ही हमारे देश में आ जाते हैं जी ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है। इस वजह से हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं जी? खत्म। अब जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि हम दोबारा 5 साल की प्लानिंग कर सके। इसलिए हमने यहाँ पे लिया एक प्लानिंग ब्रेक, और प्लानिंग ब्रेक लेकर के हमने यहाँ पे 1 ईयर की प्लानिंग रखी, और जिसमें हमने सबसे पहली प्लानिंग में किया था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भाई आपको क्वेश्चन पूछ लेगा 1 नंबर में कि कौन सी 5 ईयर प्लान के बाद हमने एनुअल प्लान्स को अपनाया, 1 ईयर्स प्लान को अपनाया, तो वो है भैया आपकी थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 1961 से लेकर चली थी 1966 तक। यहां तक आपको समझ आता है? तो आज एक नया टॉपिक आपके बीच में लाए हैं जी हम। नया टॉपिक कहता है जी, अब एग्रीकल्चर के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब बचा है जी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को भी तो डेवलप करना था, सिर्फ एग्रीकल्चर ही तो सब कुछ नहीं था। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस टॉपिक में आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भैया। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो भैया वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो ना तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहना भाई। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। तो हमने देखा फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से भी देखा, और सेकंड चैप्टर में भी हमने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रोल था वो बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बट हमें अब इंडस्ट्री सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट करना था। कैसे इंपॉर्टेंट करेंगे जी? एक देश के, एक डेवलपिंग कंट्री जो अभी डेवलप होना स्टार्ट हो रही है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जी इंडस्ट्रियल सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखो इन तीनों सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, ये एक तरह से डिपेंडेंट सेक्टर होता है। देखो रॉ मटेरियल तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, सर्विसेज हम कहीं से भी ले सकते हो। आपको पढ़ना ही तो है, आप मेरी वीडियोस देखो या किसी और की वीडियो देखो, आपको पढ़ने से मतलब है, यानी आपको सर्विस सेक्टर कहीं से भी मिल सकता है, रॉ मटेरियल कहीं से भी मिल सकता है। बट अगर आपके पास इंडस्ट्रीज हो तो आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो भैया एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो भैया आपकी इकोनॉमी एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सेकेंडरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जाता है जी। द डेवलपिंग कंट्रीज कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तभी कोई एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोड्यूस करने वाले हो। क्लियर? Industries provide employment which is more stable than the employment in agriculture. जो इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉयमेंट देती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है,
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इतनी सारी जब बेरोजगारी जब एग्रीकल्चर में है तो उन सबसे छुटकारा कौन देगा हमें देगा जी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यही सही इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना था। ये चैप्टर 1950 से 50 से 90 में देश को आगे बढ़ाना था। तो कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो भैया भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए उन सब चीजों को समझेंगे इस चैप्टर में। और उसके साथ साथ सबसे पहले आप अपना जो आज का टॉपिक है उसको समझो, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। तो एक एक करके एक एक पॉइंट समझेंगे भाई। सबसे पहला पॉइंट आता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। हम बोले कि भैया गवर्नमेंट का ही रोल इंपॉर्टेंट क्यों? प्राइवेट सेक्टर का रोल भी तो इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला पॉइंट कहता है भैया शॉर्टेज विद प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के पास क्या थी? पैसे की कमी थी, शॉर्टेज थी पैसे की, कैपिटल की। सिर्फ कुछ नामी गिरामी चेहरे थे हमारे देश में, जिनमें आप नाम रख लो भैया आपका वाडियाज, ठीक है, बिरला, ये कुछ कंपनी थी। आप ये बोलो टाटा का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे नाम, बट ये जैसे आज आप रिलायंस बोलते हो, महिंद्रा बोलते हो, ये सब कुछ नहीं था भैया। एक टाइम पे टाटा, बिरला, वाडियाज यही सब कुछ थे, इन्हीं के पास पैसा था, बट ये भी डरते थे। क्यों डरते थे? सेकंड पॉइंट आपको बता देगा, लैक ऑफ इंसेंटिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कुछ ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि इंडियन मार्केट, जैसे आज के टाइम पे इंडियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट बन चुका है, बट पहले के टाइम पे इतना बड़ा मार्केट नहीं था। आज इंडिया में तुम कूड़ा भी बेचो ना, वो भी बिकता है, सुबह सुबह बेच लेना अपना कूड़ा। बट पहले के टाइम पे इंडियन मार्केट ऐसा नहीं था। प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव ही नहीं दिखता था कि कहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करके वो अपना लॉस करवा देंगे। क्यों? कोई खरीदने वाला ही कोई नहीं था। इतने ज़्यादा लोग गरीब थे, इतने गरीब कि भैया अब आप उसको बता नहीं सकते, क्योंकि लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो इसलिए किसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है? रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है जी गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का। तो वही पॉइंट है आपका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट देखा हमने कि उनके पास पैसे की कमी। दूसरा, इंडियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट नहीं था कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, इंडियन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो कि भैया हम यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट आता है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। समाज का कल्याण भी तो करना था, देश का भला भी करना था। कोई प्राइवेट कंपनी भैया देश का भला करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? भैया उसको अपने प्रॉफिट कमाना है या तुम्हारा भला करना है? तुम्हें भैया सरकार देती है एकदम सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे आपको चीजें प्रोवाइड करती है। क्या कोई प्राइवेट कंपनी करेगी? क्यों करेगी भाई? उसको अपना प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो भैया जहाँ पे प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है वहाँ सोशल वेलफेयर नहीं होता, और जहाँ सोशल वेलफेयर होगा भाई वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो प्रॉफिट नहीं कमाना था, समाज का कल्याण करना था। देश एक अपनी पसंद की एक गवर्नमेंट चुन ली थी, तो उस गवर्नमेंट को भी तो दिखाना था कि जब लोगों ने हमें चुना है तो लोगों का वेलफेयर भी करना है। तो भाई पब्लिक वेलफेयर की वजह से सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथों में दे दिया गया? पब्लिक सेक्टर के हाथों में। और यही शायद पब्लिक सेक्टर के जो हाथों में गया, उन्होंने इसको गलत वे में ले लिया कि भैया सब चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है, अब जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। तो ये एक गलत कर दिया पब्लिक सेक्टर ने, जिसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। और उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट हुआ पब्लिक हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो भैया पहला पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ आता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956। 1956 में क्या हुआ जी? हमने अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव किया। अब आपको क्वेश्चन एक बन सकता है कि 1956 में ही क्यों? क्योंकि भैया 1956 में ही हमने अपनी सेकंड 5 ईयर प्लान को चलाया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान हमारी चलती है 1956 से 61, और यही 5 ईयर प्लान थी जो आपकी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड थी। और इस 5 ईयर प्लान को हमारे सामने लाने वाले थे पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस ने क्या किया भाई? देखो जी, हमारे देश की जो सबसे पहली 5 ईयर प्लान आती है वो आती है 1948 में।
1948 में बच्चों हमारे देश में एक गवर्नमेंट चुनी गई जिसे नाम दिया गया इंटरिम गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको हम शुरुआती दौर के लिए लाए, बट ये एक चुनाव की गई गवर्नमेंट नहीं थी। ये हमारी अपनी मर्जी से एक कुछ लोगों को हमने सेलेक्ट किया कि आप हमारी गवर्नमेंट चलाइए। लेकिन जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन के बाद कई सारे पॉलिटिकल चेंज आए, देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई जिसका नाम रख दिया गया कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के भैया लीडर्स यहां से बन करके देश को चलाते हैं और एक नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी लेके आते हैं 1948 के बदले। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आती है? 1948 में। क्लियर? तो देखो, industrial policy is the comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country। मतलब कई तरह के जो इश्यूज थे उन सबको ये अपने में समाता है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्लियर? तो क्या क्या चीजें सुधार की हमने जी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आती है 1948 में, बट मैंने वही पूरी कहानी बताई आपको कि क्यों इसमें बदलाव की जरूरत थी। तो जो आपके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ये आते हैं भैया 1956 के बाद से। तो 1956 के बाद से हमने टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज को यहां पे क्या कर दिया जी? क्लासिफाइड कर दिया, बांट दिया। पहले भी हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बांटा था। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया ना कि 1948 में हमारी इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, तो 4 पार्ट्स में हमारी इंडस्ट्रीज को बांटा गया था। बट हमने 1956 में इसमें थोड़ा और चेंजेस लाए और इसको 4 पार्ट से हमने कन्वर्ट किया 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में इंडस्ट्रीज को बांटा, जिसमें सबसे पहला आता है शेड्यूल ए। वैसे तो 3 शेड्यूल है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। पहले हम समझेंगे भैया शेड्यूल ए को। शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी, कैसी इंडस्ट्रीज थी? तो देखो भाई, शेड्यूल ए में हमने 17 मेजर इंडस्ट्रीज को रखा जो पूरी तरह से ओन का मतलब होता है मालिकाना हक प्लस कंट्रोल, यानी उस पे जो नियंत्रण है। मालिकाना हक के साथ साथ जो नियंत्रण, ओन एंड कंट्रोल कौन करेगा? एक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब यानी एक निजी संपत्ति। यहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होगा भैया? गवर्नमेंट के हाथों में। 17 मेजर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से ओन एंड कंट्रोल होंगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं जी? एटॉमिक, हैवी इंडस्ट्रीज और रेलवे। भैया ये देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। अब आप खुद सोचो, हमारे देश में जो शासन करने आए थे वो भी तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करके गए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करके गए और इतने सालों तक राज करके गए। तो भाई देश में जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, उसने सबसे पहले अपने एक डर को खत्म किया और उसने यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हमारे बीच में जिसमें सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में हो, यानी सारी मेजर इंडस्ट्रीज इसने स्टार्टिंग में अपने हाथों में रखी। तो यहाँ पे शेड्यूल ए के अंदर 17 मेजर इंडस्ट्रीज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में कि शेड्यूल ए के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17 मेजर इंडस्ट्रीज हमारी इसके अंदर आती हैं। एटॉमिक एनर्जी हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज होगी, रेलवे हो गया, ये सब शेड्यूल ए के अंदर आता था। ठीक है, बढ़ते शेड्यूल बी पे। शेड्यूल बी में हमारी 12 मेजर इंडस्ट्रीज आती हैं जिन्हें ओन तो करेगा कौन? मालिकाना हक तो होगा पूरा का पूरा गवर्नमेंट का, सरकार का। मालिकाना हक किसका? सरकार का। बट कुछ परसेंट हिस्सेदारी जो है कंट्रोल में, वो किसको मिल जाएगी जी? प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का रोल भी यहाँ पे थोड़ा सा लेके आए हम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड थी? मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे थोड़ा सा रोल दिया, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे अनुमति दी, बट बहुत ही लिमिटेड। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है? एल्यूमिनियम, माइनिंग, मैन्योर्स, खाद वगैरह होती है ना, जो खनन, खाद और आपका एल्यूमिनियम से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री इसमें आती है। ये थोड़े थोड़े नाम याद कर लेना भैया, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां से बन जाए, तो इसलिए थोड़ी तो जानकारी आपको हर चीज की होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल सी में। शेड्यूल सी में भैया जितनी भी बची हुई इंडस्ट्री थी, जितनी हमने इंडस्ट्री की बात कर दी, हैवी इंडस्ट्री, रेलवे, माइनिंग, ये सब इंडस्ट्री की बात कर चुके हैं। बट इसके बावजूद जो इंडस्ट्री बच चुकी थी वो सारी इंडस्ट्री ओन प्लस कंट्रोल दोनों चीजें कर सकता था एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी अपना
स्वामित्व भी स्थापित कर सकती थी और उसको नियंत्रण भी कर सकती थी, बट उसके लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती थी। और ये लाइसेंस बच्चों कैसे मिलता था, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे आगे। बहुत ही मुश्किल होता था भाई कैसे एक लाइसेंस मिलना। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, शेड्यूल सी पे, कि किस तरह से एक इंडस्ट्री को अपने लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है जी, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ओर। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आपका शेड्यूल सी के अंदर किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पे सेटअप होने के लिए, यानी इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्री हो या एक फॉरेन इंडस्ट्री हो। क्या डर था भैया? डर ये था कि कोई फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और दोबारा हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन करके जाएगी। इस डर से हमने क्या किया, एक लाइसेंस पॉलिसी ले आए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी तभी यहाँ पे इंडस्ट्री ले पाएगी जब वो हमसे लाइसेंस लेगी। तो देखो, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन, एक लिखित में परमिशन चाहिए होती थी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। यानी आप अगर कोई एक यूनिट यहाँ पे सेटअप करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इश्यू लाइसेंस फॉर। आपसे पूछेगा ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट कौन सा है, तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट है 1951। 1951 के एक्ट के तहत आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती थी। किस किस चीजों के लिए? 3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, यानी आप कोई नई इंडस्ट्री लाना चाहते हो, एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था। दूसरा है जी एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, यानी आप इसी इंडस्ट्री में एक फ्लोर ऊपर बनाना चाहते हो या एक बगल में बनाना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ता था भैया? लाइसेंस लेना पड़ता था। एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, यानी जो एग्जिस्टिंग वंस है उसको बढ़ाने के लिए। तीसरा है जी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो एक इंडस्ट्री है नेस्कैफे की इंडस्ट्री, नेस्ले की इंडस्ट्री है जो आपके लिए प्रोड्यूस करती है नेस्कैफे कॉफी, बट नेस्ले की ही मैगी भी बनती है। अब आपने लाइसेंस ले रखा है सिर्फ नेस्ले की कॉफी के लिए, तो भैया आपको नेस्ले की अलग से मैगी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मैंने लाइसेंस ले रखा है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसे ही कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अभी ये पार्ट 4 आना बाकी है भाई, ये इस वीडियो का 3rd पार्ट है, तो भाई 4th पार्ट में आपको कई सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट से पहले आपको एक चीज और समझा दूं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेटअप होने के लिए सबसे जरूरी होता था भैया कि वो इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में सेटअप हो रही है। अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया में सेटअप होती थी ना, तो उसके आपको सेटिंग अप ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो आप इजीली सेटअप कर सकते थे। आपको उसको एक्सपेंड करना हो आप इजीली एक्सपेंड कर सकते थे, उसमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन लाना हो इजीली डाइवर्सिफिकेशन ला सकते थे। ये सब काम क्यों किया जाता था? एक बैकवर्ड एरिया में सेटअप करने में आसानी क्यों होती थी? क्योंकि हम इससे रीजनल डिस्पैरिटीज को क्या करना चाहते थे? कम करना चाहते थे। तो भैया आज की वीडियो में हम इसके अलावा एक क्वेश्चन को समझेंगे और इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट रहेगा ये। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि डैश इंडस्ट्रीज वर कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री, यानी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं भैया। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को इस वीडियो का एक लाभ उठाने का मौका दें। तो भैया मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, धन्यवाद आप सभी का।